नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कर्नाटक का अगला सीएम कौन, सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार? मुख्यमंत्री चुनने के लिए बेंगलुरु के 5 स्टार होटल शांग्रीला में अभी अभी कांग्रेसी विधायकों की मीटिंग खत्म हुई। विधायकों के प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए अब एक मीटिंग दिल्ली में शुरू होने वाली है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। कुछ ही देर पहले मुंबई में भी एक मीटिंग खत्म हुई है। कांग्रेस ने एक राज्य जीता तो देश भर में पॉलिटिक्स का चूल्हा जल गया। सभी पार्टियां, विपक्ष के सभी नेता अपनी अपनी खिचड़ी पका लेना चाहते हैं। निशाना 24 पर है। 24 में क्या खिचड़ी पकेगी या मोदी 400 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाएंगे? मोदी को एक धक्का, क्या 24 हो गया पक्का? दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। मई 2014 से मई 2023, पिछले 9 साल में वो कभी नहीं हुआ जो इस साल 13 मई को हुआ। भला किसने सोचा था कि बीजेपी किसी बड़े राज्य के चुनाव में कांग्रेस के हाफ से भी कम रह जाएगी? कर्नाटक में ऐसा ही हुआ। दक्षिण के गेटवे स्टेट में मोदी की पार्टी 66 पर रुक गई। राहुल गांधी की पार्टी 135 तक पहुंच गई। बीजेपी के वोट कम घटे, सीटें ज्यादा घटी क्योंकि जेडीएस खत्म हो गई। भला कच्चा वोटर इस बार करीब नहीं आया। चुनाव में जीत दिलाता है कच्चा वोटर, लहर बनाता है कच्चा वोटर। ऐसा वोटर जो किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, वो जब वोट डालता है तो जीत मिलती है। बीजेपी के साथ इस बार पक्का वोटर रह गया, कच्चा वोटर गेम कर गया। कर्नाटक में एक और चीज है। 2014 से पहले के 3 फॉर्मूले 2023 में एक साथ क्लिक कर गए। जाति जोड़ो, धर्म जोड़ो और सारे मुसलमान वोट एक तरफ करो। कर्नाटक में विपक्षी पार्टी के ये तीनों फॉर्मूले एक्टिव हो गए। बीजेपी के लिए एक और सबक है, लाइट वेट सीएम और हैवी वेट पीएम का कॉम्बिनेशन हर राज्य में जीत नहीं दिला सकता। गुजरात अपवाद है, गुजरात अपवाद ही रहेगा। गुजरात में मोदी मैजिक काम करता है। मोदी गुजरात के लिए सुप्रीम लीडर टाइप है, लेकिन हर राज्य में यह करिश्मा उस लेवल पर काम नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जितवा देंगे। 24 में 80 सीटों के लिए मोदी योगी पर डिपेंड कर सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में कमल खिला देंगे। 14 सीटें वहां भी सुरक्षित हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के राज्य मध्य प्रदेश में मुश्किल हो सकती है। याद रखना होगा कि एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं। हरियाणा में जहां विपक्ष का एक कद्दावर नेता मौजूद है, वहां बीजेपी मनोहर लाल खट्टर पर 100% डिपेंडेंट नहीं रह सकती। हरियाणा में 10 सीटें हैं। इसी तरह 5 सीटों वाले उत्तराखंड में बीजेपी को मोदी मैजिक की जरूरत पड़ती रहेगी। बीजेपी स्टेट में भी और नॉन बीजेपी स्टेट में भी चुनाव प्रचार के लिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओवर डिपेंडेंट है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए सबसे मजबूत कड़ी है। मोदी सियासत के सबसे बड़े ब्रांड हैं। बीजेपी के लिए मोदी सबसे बड़े वोट कैचर हैं। मोदी की पर्सनल अपील पर लाखों वोट पड़ते हैं। मोदी के साथ लाभार्थी वोट बैंक जुड़ता है, लेकिन मोदी ही बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी भी है। विपक्ष के सारे नेताओं ने इसीलिए मोदी पर डायरेक्ट अटैक बढ़ा दिया है। 24 से पहले वो बीजेपी के ब्रह्मास्त्र को कुंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 36 घंटे से एंटी मोदी मोर्चा के जितने भी नेता हैं, वो हिंदुस्तान के बदलते पॉलिटिकल कलर्स को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। 2014 से लेकर 2023 तक हिंदुस्तान का पॉलिटिकल मैप कई बार चेंज हुआ। आज का सबसे नया मैप ये है। देश में इस वक्त 56% से ज्यादा पॉपुलेशन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में रहता है और 57% एरिया पर नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों का शासन है। इसीलिए बंगाल से महाराष्ट्र तक जितने भी मोदी विरोधी नेता हैं,
सब यही बात रिपीट करने लगे हैं कि 2024 का रास्ता राज्यों से होकर निकलता है। बीजेपी कहाँ रह गई? खत्म हो गया बीजेपी की मंशा है कि सब लोगों को गोलबंद करके हम लोग अगला चुनाव जो है लड़ाई लड़े। बीजेपी कहाँ रह गई? खत्म हो गया बीजेपी की मंशा है कि सब लोगों को गोलबंद करके हम लोग अगला चुनाव जो है लड़ाई लड़े। इस मैप को देखें तो पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर पूरा पूर्वी भारत नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज बन गया है। उत्तर पश्चिम में बीजेपी के लिए मैदान साफ है। पश्चिम को देखें तो गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में ही भगवा रंग बचा है। वहां भी जबरदस्त हलचल है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उस जो नतीजे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, पूरे देश का अपोजिशन जीता है, पूरे देश का गठबंधन जीता है और कांग्रेस पार्टी के विजय से पूरे देश को एक ऊर्जा मिली है। उसमें महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में जिस तरह से ठाकरे सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार को हटाया गया, वो कैसा गैरकानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका निर्णय आया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को लगने लगा है कि कांग्रेस जो काम कर्नाटक में कर सकती है वही काम तीन पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र में भी कर सकती हैं। महाराष्ट्र में कई सस्पेंस खत्म हो गए हैं। एकनाथ शिंदे लाइट वेट सीएम बने रहेंगे। फडणवीस कुछ भी कर लें वो अभी रहेंगे डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जाति यानी मराठा अब तक नेचुरली बीजेपी के साथ नहीं जुड़ी, वो शरद पवार के साथ अटैच होती है। जो हिंदुत्व कर्नाटक में नहीं चल पाया वो महाराष्ट्र में चल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। कर्नाटक ने एक संदेश दिया है, सभी अपोजिशन पार्टी को एक रास्ता दिखाया है। तो कर्नाटक के लाइन पर अन्य राज्यों में स्थिति तैयार होने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दो तरह की मेहनत हो सकती है। कई राज्यों में कोई सिंगल पार्टी, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, इस तरह की एक शक्ति दिखा सकती है बीजेपी के खिलाफ, और कई राज्यों में लाइक माइंडेड पार्टी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर सामने जाकर लोगों के सामने एक अल्टरनेटिव दे सकते हैं। तो अब सवाल है कि बीजेपी करेगी क्या? मोदी की पार्टी के पास उपाय क्या है, जबकि इसी साल 4 चुनाव बचे। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है और भारत में हमारे देश को एक सच्चा सेकुलर राष्ट्र बनाने का समय भी आ चुका है। सिर्फ एक राज्य जीतने के बाद कांग्रेस सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वही लाइन ली गई है जो राहुल गांधी की लाइन है। क्या 24 में मोदी को इसी तरह हवा कर देने का कोई प्लान बना है? अगला टेस्ट 4 राज्यों में होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। जिन 4 राज्यों में इस साल इलेक्शन होना है वहां लोकसभा की 82 सीटें हैं। 2019 में मोदी ने यहां की 66 सीटें जीती थी। राजस्थान में मोदी का स्ट्राइक रेट 100% था। मध्य प्रदेश में मोदी का स्ट्राइक रेट 96% था। छत्तीसगढ़ में मोदी का स्ट्राइक रेट 82% था और तेलंगाना में मोदी का स्ट्राइक रेट 24% था। यानी तेलंगाना को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुकी है। वहां से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हां, घटकर पीछे हो जाने का खतरा अवश्य बना हुआ है। यह खतरा कितना बड़ा है और क्या 2024 में ये मोदी को बड़ा झटका भी दे सकता है, इसे समझने के लिए एक बार फिर आपको कर्नाटक ले चलते हैं। बीजेपी ने पूरी लड़ाई अपनी मशीनरी से लड़ी, जबकि कांग्रेस ने एक मशीन आउटसोर्स की है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 12 करोड़ कार्यकर्ता और लाखों पन्ना प्रमुख।
एक एक वोटर को बूथ तक लाने का इंतजाम, लेकिन समीकरण सेट नहीं हुआ। शिमोगा जिले की शिकारीपुरा सीट को देखिए, जिस सीट से बीएस येदियुरप्पा लगातार 7 बार जीते, जहां से उन्होंने 2018 का चुनाव 35,000 वोट से जीता। उसी सीट पर उनके बेटे विजयेंद्र को जीतने के लिए नाकों चने चबाने पड़े और अंत में सिर्फ 11,000 वोटों के मार्जिन से जीत मिली। यानी रिजर्वेशन बढ़ाने का बीजेपी का कार्ड लिंगायत और वोक्कालिगा कम्युनिटी में नहीं चला। लिंगायत को मनाने के चक्कर में बंजारा, कुरवा और अन्य पिछड़े नाराज हो गए। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के फैसले से मुसलमान एकजुट हो गए। अन्य पिछड़ी जातियों में नाराजगी बढ़ गई। मोदी ने आखिर तक जातियों को मनाने की कोशिश की, मगर फायदा नहीं हुआ। कोई आजिया नहीं है। पहले तो लगता था कि मोदी जी और मोदी साहब दोनों अगर कहीं जाए, ये जो जोड़ी, तो ये अजेय जोड़ी है। लेकिन आज तो साबित हो चुके हैं कि आम जनता की जो वोट, वो किसी पार्टी की फिक्स डिपॉजिट नहीं है, किसी पार्टी की बैंक में जमा हुआ पैसा नहीं है। उपचुनाव ये होते रहते हिंदुस्तान में, लेकिन कर्नाटक चुनाव होने के बाद और कांग्रेस की जीत होने के बाद सारे देश भर में एक लहर पैदा हो गए हैं। लोग ये कहने लगे हैं कि मोदी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की अभी दिन समाप्त होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी एक साथ एक्टिव हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कर्नाटक में बीजेपी की हार को नरेंद्र मोदी के अंत की शुरुआत बता रहे हैं। कुछ खत्म हुआ तो खत्म हो गया। नाउ पीपुल वांट्स चेंज। अभी देश के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के सेफ्टी के लिए, देश के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, हर स्टेट को अच्छा से फेडरल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देने के लिए बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, एक ही स्लोगन। कर्नाटक से कांग्रेस के लिए बना मोमेंटम अगर 4 राज्यों में रिपीट हुआ तो 2024 में पश्चिम बंगाल कांग्रेस की राह में रोड़े नहीं अटकाएगा। इसमें बहुत बड़ा दारोमदार अशोक गहलोत पर है। अशोक गहलोत को बीजेपी से लड़ने से पहले कांग्रेस में ही चैलेंज मिल रहा है। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा चौथे दिन जारी रही और अब पायलट जयपुर की ओर टेक ऑफ कर चुके हैं। अशोक गहलोत स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गहलोत इन दिनों महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। महंगाई का ठीकरा बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर और नरेंद्र मोदी पर फोड़कर गहलोत बता रहे हैं कि महंगाई से राहत मैं ही दे रहा हूं। गहलोत साहब चौथी बार, गहलोत साहब चौथी बार। कैसा चाहिए बहुत अच्छा, गरीबों बहुत साथ दिया। गेहूँ सिलेंडर सब हर चीज सब मिल रही है साहब। गहलोत इन दिनों सचिन पायलट का नाम कम और वसुंधरा राजे का नाम ज्यादा ले रहे हैं। गहलोत के दांव से सबसे ज्यादा परेशान वसुंधरा ही हैं। बीजेपी भी हैरान है क्योंकि इससे उसका घर फूट रहा है। मोदी के चेहरे पे लड़े, अब जिम्मेदारी अपने खुद के ले रहे हैं, वो तो सच। अब हारने की बात तो कम से कम सच बोले। जिम्मेदारी मोदी जी को देना चाहिए। हमेशा बजरंगबली अन्यायी और अत्याचारियों को परास्त करते रहे हैं। कर्नाटक में हुआ और आगे भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बजरंगबली नहीं है, बजरंगबली का आशीर्वाद तो हमको मिला है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये चीजें 24 का चुनाव बदल देंगी? याद रखना होगा कि 24 में चुनाव लोकसभा का होगा। 24 में हिंदुस्तान के लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा फॉर्मूला खुद नरेंद्र मोदी होंगे। विकेट पर जब मोदी होते हैं तो वोट सिर्फ मोदी के नाम पर पड़ता है, लहर भी मोदी के नाम पर उठती है।
तभी तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 303 सीटें आ जाती हैं। मोदी और मोदी की पार्टी 2024 में 50% वोट का टारगेट लेकर चल रही है। 50% वोट उनको अचीवेबल लगता है, तभी बीजेपी कह पाती है कि 24 में 400 सीटें जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि 50% वोट मोदी के लिए कोई सपना है, वो पहले भी इसे अचीव कर चुके हैं। 2019 में बीजेपी यूपी की जिन 78 सीटों पर लड़ी, वहां उसका वोट परसेंट था 51%। महाराष्ट्र की जिन 25 सीटों पर बीजेपी लड़ी, वहां उसका वोट शेयर था 53%। बिहार की जिन 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी, वहां उसका वोट शेयर था 57%। झारखंड की जिन 13 सीटों पर बीजेपी लड़ी, वहां उसका वोट शेयर था 56%। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी लड़ी, वहां उसका वोट शेयर था 58%। कर्नाटक की जिन 27 सीटों पर बीजेपी लड़ी, वहां उसका वोट शेयर था 54%। गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर था 63%। राजस्थान की जिन 24 सीटों पर बीजेपी लड़ी, वहां उसका वोट शेयर था 61%। असम की जिन 10 सीटों पर बीजेपी लड़ी, वहां उसका वोट शेयर था 55%। हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर था 58%। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर था 57%। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर था 61%। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर था 70%। कर्नाटक में मोदी को झटका जरूर लगा है, लेकिन 2018 में भी ऐसे झटके लगे थे, तब बीजेपी ने एक साथ 3 राज्य हारे थे। मोदी ने वहां से वापसी की और 19 में प्रचंड बहुमत लेकर आए, यानी खेल तो अभी शुरू हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।